हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है परसेंटेज की क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज और सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है? अगर हम आपको एक एग्जांपल दें कि जैसे कई बार आपने शोरूम्स पे लिखा हुआ देखा होगा कि किसी चीज़ पे 50% प्लस 50% दो डिस्काउंट हैं। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि जो है ना डिस्काउंट कितना 100% हो गया कि चीज़ आपको फ्री में मिल रही हो, ऐसा तो है नहीं। जबकि वो होता क्या है कि जैसे मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, इस पर मुझे 50% डिस्काउंट मिला, तो ये चीज़ कितने की हो गई? 50 रुपये की। अब मैं कहूँ फिर से इस पर मुझे 50% का डिस्काउंट मिला, तो अब चीज़ कितनी हो गई? 25 की। तो यही चीज़ है 50% प्लस 50% डिस्काउंट के पीछे की कि चीज़ 100% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको 75% का। 100 और 25 का जो डिस्काउंट है, मतलब ये जो आपका जो डाउट है कि जो है ना ये डिस्काउंट कैसा हुआ, तो इसको निकालने के लिए या डायरेक्ट कहीं 50 प्लस 50% की एक जो है ना कलेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए या इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो है ये, जो कि है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यही एक डायरेक्ट फार्मूला है जो आपके इस सक्सेसिव परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और काफ़ी सारे यूनिटों में आगे काम भी आएगा। तो फार्मूला ये जो फार्मूला ये की फार्मूला है, इसे आप जो है ना नोट कर लीजिए और इसे हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगे काफ़ी काम आएगा। मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ पे मुझे 50% का डिस्काउंट मिला और फिर मुझे उस पर 50% का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट क्या हो रहा है? पैसे कम हो रहे हैं ना। पैसे कम यानी ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 50%, माइनस का 50%। अब मैं अगर इसको इस फॉर्मूले में रख के देखूँ तो x की वैल्यू क्या है? ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या है? माइनस की 50। y की वैल्यू क्या है? माइनस की 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100। तो ये दोनों जोड़ के आपके क्या हो जाएंगे? माइनस का 100 और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2500 अपॉन 100। यानी रिजल्टेंट आपका क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा आपका 75%। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे निकाली थी कि 50% और 50% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा? 75%। वही चीज़ आपकी फॉर्मूले से आ गई। ये तो एक फार्मूला बेस्ड चीज़ है। दूसरा हम इसको रेशियो बेस्ड भी कर सकते हैं। रेशियो बेस्ड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि कोई चीज़ थी, उसकी कीमत है ए, मान के चलें कि ए रुपए की कोई चीज़ थी, उस पर मुझे 50% डिस्काउंट मिला। तो पहले उस ए की कीमत क्या हो जाएगी? आधी, यानी 50/100 इंटू फिर उसके ऊपर 50% का डिस्काउंट हो गया तो क्या हो जाएगा? ये बराबर बी। ये फाइनल कीमत है। शुरुआत में कीमत ये थी, दो डिस्काउंट लगे तो बराबर कीमत ये आई। तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? ए अपॉन बी का रेशियो आएगा आपका 1/2 1/2, यानी ए अगर आपका क्या होगा? 4 होगा तो बी क्या होगा? 1। तो कीमत 4 से 1 हो गई है, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट आया? कितनी कीमत कम हुई? 3। बेस क्या होगा? 4। तो 3/4 की परसेंट की वैल्यू क्या होगी? 75%। ये तो हमने लीनियर वे में लिखा है तो उससे ये आंसर आया। इसको हम इजीली कैसे, जनरली हम कैसे लिखेंगे कि 50 का जो रेशियो होता है, मतलब 50 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 50 = 1/2। तो ये ध्यान से देखिए, जैसे कि ये लिखाऊंगा मैं कि दो की चीज़ कितनी हो गई? 1 की। एक बार 50% का डिस्काउंट मिला, फिर क्या हुआ? एक बार 50% का डिस्काउंट और मिला, यानी दो की चीज़ 1 की हो गई। अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 4 और ये क्या आ जाएगा? 1। कि पहले जो चीज़ की कीमत 4 थी अब वो 1 हो गई। वही चीज़ है जो यहाँ पे आई थी।
लिखने का तरीका है, ये जो है ना आपका हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है, ये आपका वर्टिकल वे में लिखा है। तो 3 की चीज़ अगर वो 4 रुपये की चीज़ अगर 1 रुपये की हो गई तो डिस्काउंट कितने का मिला, 75% का। वही आपका आंसर है। ये आपका तब था जब आपको 2 बार जो है ना सक्सेसिव परसेंटेज में चेंज आए। अब 3 बार भी हो सकता है, तो 3 बार के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 बार का डायरेक्ट फार्मूला होता है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। तीन परसेंटेज दी जाएंगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 2 दी जाएंगी तो वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये जो फॉर्मूला, ये जो 3 सक्सेसिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला आया है वो इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। चलिए इसको मैं आपको डिराइव करके और दिखा देता हूँ। मान के चलते हैं कि 3 डिस्काउंट हुए, एक एक्स का, एक वाई का, एक जेड का, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैं कहूँ इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज, कि इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिए या इक्विवेलेंट जो है ना इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज निकालें, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वाई प्लस 100 एक्स वाई अपॉन 100। ये चीज़ तो पहले की थी। अब मुझे अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो यानी ये 2 परसेंटेज के डिस्काउंट और ये दोनों मुझे एक ही फॉर्मूले में लिखने पड़ेंगे। तो कैसे होगा, एक्स की जगह आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और जेड की जगह जेड आ जाएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इंटू जेड अपॉन 100, जो कि क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ से क्या आएगा, एक्स जेड अपॉन 100 वाई जेड अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड 100 का स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर। यही आपका वो फाइनल फार्मूला है जो हमने पहले पीछे से निकाला था। चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ डिक्रीज्ड बाई 11% एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज्ड बाई 11%, इट्स एरिया विल अंडरगो। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में 11% का चेंज हुआ है। लेंथ को 11% घटाया गया है और ब्रेड्थ को 11% बढ़ाया गया है, तो इसके एरिया में टोटल कितना चेंज आएगा। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि अगर 2 सक्सेसिव परसेंट है और दोनों की वैल्यू अगर एक ही है, एक जगह बढ़ रही है एक जगह कम हो रही है, तो आंसर हमेशा कम ही होगा, यानी हमेशा उसमें डिक्रीज़ ही होगा। ये आपका इंक्रीज़ वाला ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन पहले से वैसे ही कट गए क्योंकि इंक्रीज़ तो होना ही नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शनों में से आंसर एक है, चलिए निकालते हैं। तो चलिए इसमें क्या कहा गया है कि 100 से वैल्यू कितनी हुई, 11% बढ़ी है, तो यानी क्या हो गया 111। और फिर क्या हुआ, 100 से वैल्यू क्या हुई, कम हुई है 11%, यानी कितना हो गया 89। तो ये कितना आएगा आपका 10,000 और ये कितना आएगा आपका, चलिए कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 999, ये हो जाएगा आपका 888। तो वैल्यू कितनी आएगी 9, 7, 8, 9। तो चेंज कितना हुआ 121 बटे बेस क्या आएगा 10,000, यानी परसेंटेज चेंज कितना होगा आपका
1.21% का डिक्रीज़ होगा। 1.21 का डिक्रीज़ यानी ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन। 1.21% का डिक्रीज़ हुआ इसमें। अब अगर हम इसे चाहते तो अपने जो है ना बेसिक फार्मूला से भी निकाल सकते थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले तरीके से। क्या करना पड़ता? पहले 11 जोड़ना पड़ता, फिर क्या करना पड़ता? 11 माइनस करना पड़ता, फिर प्लस 11 इंटू माइनस का 11 अपॉन 100। तो ये 11 से ये 11 कटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1.21%। इसको डायरेक्टली निकाल सकते थे आप यहाँ पे। ये क्वेश्चंस के पैटर्न को देख के या क्वेश्चंस की वैल्यू को देख के आपको ये जज करना है कि आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला तरीका यूज़ करना है या ये वाला तरीका यूज़ करना है। वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चंस के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 120% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 40%। वॉट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम का पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आर 2 बार लग रहा है, एच यानी परसेंटेज चेंज कितनी बार होगा? 3 बार होगा। अब या तो 3 टाइम्स परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा दें इसमें, नहीं तो आप जो है ना रेशो मेथड यूज़ कर लें। रेशो मेथड क्या करता है? 120 अपॉन 100, इसका रेशो कितना आएगा? 6/5। तो क्वेश्चन ये कहता है कि वैल्यू रेडियस की 2 बार बढ़ेगी और हाइट की 1 बार। तो ये 5 से वैल्यू कितनी हुई? 5 में 6 जोड़ेंगे, 5 से वैल्यू हुई 11। फिर क्या हुआ? फिर 5 से वैल्यू 11 हुई। फिर क्या हुआ? हाइट जो है वो कम हुई है। हाइट क्या हुई है? 40% डिक्रीज़ हुई है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। यानी 5 से क्या हुई है? 3 हो गई। तो ये कितना आएगा आपका? 125। और ये कितना आएगा आपका? 1 to 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों में चेंज कितना आया है आपका? देखिए ज़रा ध्यान से। 3 में से 5 गए 8 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे, 2 में से 1 गया 138। 138/125 का चेंज आया है इसमें। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 138 नहीं होगा, ये आपका 238 होगा। 238/125 की वैल्यू क्या होगी? परसेंट की वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं ध्यान से देखूं तो क्या होगा? 125 का दुगना कितना होता है? 125 का दुगना होता है 250। ये 250 से कितना करीब है? बहुत ज़्यादा करीब है। तो अगर ये 250 की अगर ये दुगनी वैल्यू होती तो क्या होता? 200% का चेंज। लेकिन 200 से 250 तो है नहीं, उससे थोड़ी कम है। यानी ये तो आंसर आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुगनी वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है। तब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके क्या आएगा? ये आएगा आपका 5 टाइम्स, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो अगर करेंगे तो क्या होगा? ये 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। 952/5 कितना होगा? 5 से काटेंगे तो ये आपका क्या जाएगा? 19 टाइम। 19 टाइम तो चला ही जाएगा, 0.20 हो जाएगा। तो 190.4 लगभग कितना जाएगा? ये 190.4 आपका आंसर आएगा। 190.4 कहाँ है? ये रहा आपका सी ऑप्शन। चलिए अगला करते हैं। इसमें कहता है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई 119.7%। when its radius is increased then find the percentage change in TSA of sphere। सब वही बात, सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और TSA क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमें ये चीज़ जो चेंज हो रही है वो देखनी है। यहाँ से आर चेंज हो रही है। तो मान के चलते हैं पहले अगर वैल्यू थी 100, तो अब कितनी हो गई है? अब हो जाएगी 2197। यह है आपका आर क्यूब में चेंज। कि पहले जो आपकी आर क्यूब थी वो थी ये, नई आर क्यूब क्या है? ये। तो अगर मेरे को आर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। जैसे ये मैं इसको कर लेता हूँ आर क्यूब अपॉन ये आर क्यूब, तो हो जाएगा आपका 2197 अपॉन पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लिया। तो मैं इसका अगर क्यूब रूट लेता हूँ तो आर और आर अपॉन आर की वैल्यू क्या आएगी? 13/10। तो वैल्यू 10 से क्या हुई है? 3 हुई है। यानी कितना? 30% का इंक्रीज़ आया है। अब अगर 30% का इंक्रीज़ आया है तो हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि 30 + 30
प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा आपका 69, यानी 69% का चेंज आएगा। 69% कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन। होपफुली समझ में आया होगा आपके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 43% व्हेन द हाइट इज रिड्यूस्ड बाई 200 बाई 13%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन CSA ऑफ अ सिलेंडर। अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने आपको बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी क्वेश्चन ये कहता है कि एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई को 200/13 कम किया जाए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 में से कम होगा यानी कितना 200/13। तो नई कितनी आ जाएगी आपकी, नई आ जाएगी आपकी 1100/13। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले थी 100, फिर कितनी हो गई, रेडियस में कितना चेंज आया, आर का चेंज आया, यानी अब क्या हो गई थी 100 प्लस आर। ओके, फिर क्या थी 100 थी, 100 से क्या हुई आर हो गई 100 प्लस आर। और हाइट में कितना चेंज आया, 1300 से कितना आया, 1300 से आया आपका 1100 हो गई। क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। और टोटल चेंज कितना आया, टोटल चेंज आया 43% का, यानी जो चीज़ 100 थी वो कितनी हो गई 143। अब अगर हम इसको लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 13 इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू 11 इक्वल टू 143। अब अगर देखा जाए तो ये वैल्यू क्या आएगी, हो जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू 13, यहाँ से 11 से अगर काट दें दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/13। अब 100 से 100 काटा और ये 13 नीचे ले आए तो कितना आएगा, अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे हम, 100 दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। तो 100 प्लस आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10/13, यानी यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपकी 30, यानी रेडियस में 30% का चेंज हुआ था, 30% की बढ़ोतरी हुई थी, जिसकी वजह से आंसर क्या हुआ, रेडियस में 30% की बढ़ोतरी हुई थी। तब CSF का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला होता है आपका, CSA होता है आपका 2πr, इसमें सिर्फ R और H का डिफरेंस है। तो R क्या हुआ, R हो गया आपका 10 से 13, 30% का चेंज हुआ। और हाइट में क्या था, हाइट आपको याद ही है 13 से 11 हुई थी, ये यहाँ पे किया था हमने 13 से 11, तो यानी ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 130 और ये कितना हो जाएगा 143, यानी चेंज कितना आया 13 का, 13 इंटू 130 इंटू 100 कितना होगा 10%। 10% कहाँ रहा, ये रहा सी ऑप्शन, ये आंसर आपका। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं इनकम बेस्ड क्वेश्चन। अभी वो सक्सेसिव एक्सपेंडिचर या सक्सेसिव परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे, अब आ गए हम इनकम बेस्ड क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले जो हम खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, और जो हम बचत करते हैं, उन दोनों को मिलाकर ही तो हमारी इनकम बनेगी। इनकम में से ही हम खर्चा करते हैं और इनकम में से ही हम बचत करते हैं। क्वेश्चन कहता है सुधा जो है अपनी इनकम का 15% बचाती है, ठीक है, 15% उसकी सेविंग ले लेते हैं, तो खर्चा कितना करती होगी 85, टोटल इनकम कितनी हो गई 100 रुपये की। ओके, इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 20%, यानी 20% उसका खर्चा बढ़ता है, तो 85 का 20% कितना होता है, ये हो गया आपका 170, तो 85 का 20% होता है आपका 17, यानी 85 में से पहले जो 85 रुपये बचाती थी अब 17 रुपये ज़्यादा बचाती है।
कहता है कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 20% बढ़ गया, उसकी सेविंग कितनी बढ़ी 60%, तो 15 का 60% कितना होता है 9, यानी 9। तो उसकी टोटल बचत कितनी हुई यार लास्ट में, सैलरी इनकम में उसकी कितनी ग्रोथ हुई, ये 17 और 9 कितना 26, यानी पहले जो इनकम थी 100 रुपये उसमें से 26 रुपये बढ़ गए। तो उसने क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट परसेंट हैज हर इनकम इंक्रीज, तो पहले 100 थी अब 26 रुपये बढ़ गए, तो 100 का 26% कितना होगा 26%। तो यही रहा आपका आंसर ए 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड सेविंग डिक्रीजेज बाई 1%। यहाँ पे चेंज किस किस में हो रहा है, इनकम में और सेविंग में। तो इनकम माइनस सेविंग क्या होगी आपकी, एक्सपेंडिचर के बराबर होगी। तो सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम, तो इनकम होती है 100, खर्च कर देती है वो 75, बचती कितनी होगी 25। तो उसने कहा है कि इनकम में 20% का इंक्रीज़ होता, 20% का इंक्रीज़ होता है, तो 20% यहाँ आ गया। और इसमें क्या होता है 1% का डिक्रीज़ होता है, तो इसका 1% कितना होगा 0.25, डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस आ जाएगा कितना 0.25। तो टोटल फ़र्क कितना आया 20.25 का। अब उसने कहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो यही जो है ये जो 20.25 है यही वृद्धि है। तो 20.25 का परसेंट क्या होगा 75 के बेस पे, ये 3 गया, ये 4 गया, ये 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 6, 22 बचा 7, यह आ जाएगा आपका 6.75। और 6.75 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 में 24 और 3 27%, 27% की ग्रोथ होगी। और 27% कहाँ रहा, ये रहा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 10%। तो यहाँ पे क्या इधर लेंगे इनकम में माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। आदमी क्या करता था 75% खर्च करता था, तो यानी 100 ये 75 बचा कितना 25। अब क्या कह रहा है कि उसकी जो इनकम है वो 20% इंक्रीज़ कर गई, यानी यहाँ पे कितना चेंज आया 20 का, यहाँ पे माइनस लिखते हैं। और उसका एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया मतलब यानी तो ले लेते हैं हम 7.5। तो चेंज कितना आया, चेंज आया उसकी इनकम में 12.5 का, यानी क्या हुआ 50% उसकी जो सेविंग है वो बच गई। 50% कहाँ है, ये रहा, 25 का आधा 12.5 यानी 50%। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 45,000। ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी 70% ऑफ हिज सैलरी। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, व्हाट इज बी सैलरी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है वो 100 रुपये अगर कमाता है तो उसमें 85 रुपये वो खर्च कर देता है, और बी क्या करता है, बी अगर 100 रुपये कमाता है तो वो 70 रुपये खर्च कर देता है। लेकिन जो उनकी सेविंग है, सेविंग यानी क्या 15, और ये कितनी होगी 30। उनकी जो सेविंग है वो क्या है, वो बराबर है, यानी ए का ये 15 यूनिट और बी का ये 30 यूनिट, ये क्या है दोनों बराबर है। तो उसको ले लेते हैं 15 ऑफ ए और 30 ऑफ बी। तो ए अपॉन बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी की रेशियो आ जाएगा 2/1। अब ये जो रेशियो है यही इनकी इनकम का भी रेशियो होगा। इनकी कुल इनकम टोटल कितनी आएगी 3 यूनिट। अब 3 यूनिट की वैल्यू अगर 45,000 रुपये है तो पूछा है कि जो है ना बी की सैलरी क्या है, बी की सैलरी क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 3 से काट देंगे तो 15,000 रुपये। ये रहा डी ऑप्शन आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन। ये भी काफ़ी जो है ना फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इनकम है, जो टैक्स हम देते हैं वो आपकी इनकम पे ही तो देते हैं। तो इनकम जो है प्लस जो टैक्स है
वही तो आपकी जो है ना टोटल इनकम होगी। टोटल इनकम पे ही तो हम टैक्स देते हैं। ये जो है ये इन हैंड आ जाएगी आपकी। टोटल इनकम में से इनकम टैक्स जो काट के फिर जो हमारी तनख्वाह हाथ में आती है वही तो इन हैंड इनकम होती है। तो वही कॉन्सेप्ट है, वही यहाँ पे लगेगा। जैसे पूछा जाता है इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 1%। इनकम में से अगर हम टैक्स को घटा दें तो क्या होगा, आपकी नेट इनकम होगी, यही चीज़ तो होगी। अब इनकम क्या है, टोटल इनकम आपकी क्या होगी, वो यही पूछा है कि जो इनकम टैक्स है वो 19% बढ़ा दिया गया, यानी टैक्स जो है वो 19% बढ़ा दिया गया। तो उससे जो नेट इनकम आई है वो आपकी क्या हो गई, 1% कम हो गई है। ठीक है, तो आपकी टोटल इनकम यहाँ से कितनी रही होगी, टोटल इनकम रही होगी आपकी 20%, मतलब 20। तो टोटल इनकम क्या है आपकी 20, और उसमें कटौती कितनी हुई है 1% की। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स यहाँ से आ जाएगा आपका 5%। इसको फिर से आसान भाषा में समझते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी नेट इनकम के। कि इनकम टैक्स अगर बढ़ेगा तो आपकी नेट इनकम कम होगी, और इनकम टैक्स घटेगा तो यानी आपकी नेट इनकम बढ़ेगी। तो आपकी टोटल इनकम यहाँ से यहाँ पे देखें तो टोटल इनकम आपकी कितनी हो गई 20, और टोटल इनकम कितनी हो गई 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, 1/20 इंटू 100 यानी 5%। 5% आपका आंसर। इसको इस तरीके से भी देख लेते हैं कि ये 19 को और 1 को जोड़ देंगे, और जो जोड़ा हुआ आएगा उसको 1 के अपॉन रख देंगे 1/20, और तो उसकी जो परसेंट की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। सिंपल है, जो मैंने बताया कि इसको और इसको जोड़ दें, यानी क्या हो जाएगा 1/25। इसको कर दें 100 से, आंसर क्या आएगा 1/25 नहीं, यहाँ पे होगा 3/25। 3/25 तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12%। 12% कहाँ रहा, ये रहा, ये ऑप्शन आंसर। आसान है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 65% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% ऑफ वाटर। चलिए, फ्रेश फ्रूट में वाटर होता है और क्या होता है, वाटर हटा दे तो क्या बचता है, गूदा। गूदा को क्या कहते हैं, पल्प। तो फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, तो पल्प कितना होगा 32%। और ड्राई फ्रूट्स में क्या है 20% वाटर है, तो पल्प कितना होगा 80%। तो इन दोनों क्वेश्चनों में अगर हम देखें तो पल्प तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वाटर की वैल्यू तो चेंज है दोनों में, लेकिन पल्प तो कांस्टेंट रहेगा। यानी जो 32% जो पल्प है, 32% जो है आपका फ्रेश फ्रूट्स का जो है पल्प, वो किसके बराबर है 80% किसके, ड्राई फ्रूट्स के। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो लें तो क्या आएगा, F/D आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा, ये आपका जाएगा 5 बार, ये जाएगा 2 बार। यानी फ्रेश फ्रूट्स जो है अगर वो 100 किलो होंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो ड्राई फ्रूट्स कितने होंगे, ड्राई फ्रूट्स होंगे आपके 40 kg। 5 की वैल्यू अगर 100 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 40 kg। 40 kg का डी है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता था पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9800 in a year with an increase in population of males by 8%, that of females by 5%. The village population of village become 10458. What was the male in the village before increase? इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे स्प्लिट परसेंट का कॉन्सेप्ट। स्प्लिट परसेंट का क्या है, चलिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको। परसेंटेज ब्रेक कहते हैं या फिर उसको स्प्लिट परसेंट भी कह सकते हैं। ये मेथड क्या कहता है, पहले तो देखें चेंज कितना हुआ है। 10458 में से हम 9800 घटा दें तो चेंज कितना हुआ है, चेंज हुआ है आपका 658 का। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो मेल की जो जनसंख्या थी
वो कितनी चेंज हुई है, 8%। और फीमेल की जो संख्या थी वो कितनी चेंज हुई है, 5%। अब इसे अगर 8 को मैं लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, 5% प्लस 3%। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 5% लिख सकता हूँ। यानी मेल की जो संख्या थी वो 5 प्लस 3%, और ये फीमेल की संख्या 5% इंक्रीज़ हुई है। किससे, पुरानी संख्या से। पुरानी संख्या कितनी थी, 9800। अब मैं अगर 9800 को अगर मैं देखूँ तो इसका अगर मैं 5% निकालूँ तो 5% ऑफ 9800 कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा आपका 490। यानी अगर मेल और फीमेल दोनों में अगर 5-5% का चेंज होता, अगर दोनों में 5-5% का चेंज होता तो जनसंख्या कितनी बढ़ती, 490। लेकिन 490 तो बढ़ी नहीं है, बढ़ी कितनी है, 658। 658 से 490 कितना कम है, 168। अब ये जो 168 है वो किसकी वैल्यू है, ये 5% हमने इंक्लूड कर लिया, ये 5% हमने इंक्लूड कर दिया, ये जो 3% है, 3% की ही वैल्यू है ये आपकी 168। 168 जो वैल्यू है 3% की वैल्यू है। 3% किसका, मेल का। तो 3% मेल की वैल्यू अगर 168 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू होगी आपकी 585600। यानी मेल की जो संख्या थी वो थी आपकी 5600 थी। 5600 कहाँ रहा, ये रहा बी ऑप्शन, यही आपका आंसर है। अभी अगर आपको ये स्प्लिट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं अभी आगे और क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ 9500। मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 14.2% and female population is increased by 17.7%. Total population of town become 11003. If out of total male population 15% are boys and out of total female population 18% are girls, find the difference between number of boys and girls. देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने दो क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिया है। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 9500 लिख लेते हैं यहाँ पे 9500। मेल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई है, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है आपकी 14.2%। और फीमेल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई है, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है आपकी 17.7%। इसको स्प्लिट कर लेते हैं 14.4, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 14.4 प्लस नहीं 14.4 नहीं है, ये 14.2 है। 14.2 प्लस 3.5%। चलिए अब क्या करना है, 14.2 निकालना है। 14.2 किसका, 9500 का। तो 40.2% ऑफ 9500 कितना आएगा, ये आएगा आपका 495 और ये 1 3, ये आएगा आपका 1349 आ गया। अगर दोनों की संख्या में 14.2% की अगर बढ़ोतरी होती तो आंसर क्या आता, 1349 का इंक्रीज़ होता। लेकिन इंक्रीज़ कितना हुआ है, इंक्रीज़ तो आपका हुआ ही है 1500 का, 1503 का। तब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा आपका, 4 5 1। ये जो 154 है, ये 154 किसकी वैल्यू है, ये 3.5 जो एक्स्ट्रा चेंज हुआ है फीमेल्स में उसकी वैल्यू है 154। तो फीमेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5% ऑफ फीमेल कितने हैं, वो है आपके 154। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू आएगी आपकी, ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 2 और 4। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4400। तो टोटल फीमेल कितनी है आपकी, टोटल फीमेल है आपकी 4400। अब जब फीमेल आपकी 4400 हैं तो मेल कितने रहे होंगे, 9500 में से घटा देते हैं तो मेल लाएंगे आपके 5100। अब इस 5100 में से जो 15% हैं वो लड़के हैं, यानी 5100 का 15% हमें निकालना है। तो क्या होगा, 5100 का 15% यानी कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 750
+15। ओके। और क्या 18% लड़कियाँ, 18% लड़कियाँ यानी 4400 का 18%, तो ये हो जाएगा आपका 720 और ये हो जाएगा 72। तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 30 और ये 72 और ये 27 आंसर आ जाएगा। 27 आंसर आपका कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन, यही आपका आंसर है। होपफुली आपको परसेंटेज ब्रेक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आ गई है पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये भी एक तरीके का टाइप मानिए परसेंटेज की क्वेश्चंस का। इफ़ 35% आर द पासिंग मार्क्स, अ स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स येट फेल बाई 24 मार्क्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्टूडेंट है, वो 200 मार्क्स लाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है 24 नंबर से फेल हो जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो 200 में 24 नंबर और लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और पासिंग परसेंटेज कितनी है, 35%, यानी ये आपकी 35% की वैल्यू है, कितनी, 224। अब 224 अगर 35% की वैल्यू है तो इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ वाज द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100%। 100% की वैल्यू क्या आएगी, 224/35 इंटू 100, ये जाएगा आपका 7 टाइम्स और ये जाएगा आपका 20 टाइम्स, ये जाएगा आपका 32 टाइम्स। 32 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी टोटल मार्क्स 640 आएंगे। 640 कहाँ है, ये रहा सी ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स अ स्टूडेंट गेट 75 मार्क्स, इफ शी हैड स्कोर 6 मोर मार्क्स शी वुड हैव अटेंड पासिंग परसेंटेज, व्हाट इज़ द पासिंग परसेंट। काफ़ी इजी है। एक एग्ज़ाम था 300 नंबर का, ठीक है, 300 नंबर में से स्टूडेंट कितना लाया, 75 मार्क्स, लेकिन 75 मार्क्स लाने पे क्या हुआ, वो फेल हो गया। अगर वो 6 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 75 + 6 81। तब उस पर कहा गया कि पासिंग परसेंटेज कितना है, टोटल मार्क्स कितने थे, 300। तो क्या आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 81/3 यानी कितना, 27। 27% मार्क्स अगर वो लाता तो उस एग्ज़ाम में पास हो जाता। और 27 कहाँ रहा, ये रहा डी ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, छोटे छोटे हैं, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में फुर्ती से क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी लिखने में टाइम लग रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप आंखों से देखते देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ स्टूडेंट गेट्स 44 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। क्वेश्चन कहता है कि स्टूडेंट के जो 44 मार्क्स ज़्यादा आए किसमें, फ्रेंच में उसके 44 मार्क्स ज़्यादा आए किससे, जर्मन से, ठीक है। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स, ठीक है। उसके जो जर्मन के जो मार्क्स हैं वो 28% है किसके, फ्रेंच और जर्मन दोनों को मिला के। वॉट आर हर फ्रेंच मार्क्स, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का डिफरेंस कितना आएगा, फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का डिफरेंस भी आ गया 44, और ये जर्मन इज़ इक्वल टू 28% ऑफ फ्रेंच प्लस जर्मन, यानी इसके जो कुल जो जर्मन के मार्क्स हैं वो क्या है, 28% है उसके दोनों के मार्क्स को मिला के। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो रेशियो इन दोनों का क्या आ जाएगा, रेशियो इनका आएगा आपका, ये रेशियो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जी, ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका कितना, 20। और काट लेते हैं, 50 होगा, और काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 7 और ये क्या हो जाएगा 25। यानी जर्मन में अगर उसके 7 नंबर थे तो फ्रेंच में उसके कितने नंबर रहे होंगे, फ्रेंच में आए होंगे उसके 18 नंबर, 25 में से 7 गए 18। अब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, यानी 18 माइनस 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, 44 है, यानी 11 यूनिट की वैल्यू क्या है, 44 है, ठीक है। तो 18 यूनिट की वैल्यू क्या रही होगी, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 72 ही आपका आंसर है। क्या पूछा गया था आपसे, फ्रेंच के मार्क्स पूछे गए थे, फ्रेंच के मार्क्स यानी 18 यूनिट, यानी आंसर 72, यानी क्या, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 39% मार्क्स देन ही फेल्ड बाई 32 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 51% मार्क्स ही पास बाई 64 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। अगर आदमी फेल होता है तो क्या उसके पासिंग मार्क्स से कम परसेंट ही तो आए होंगे? तो जो पासिंग परसेंट थे उससे अगर वो 39% लाता है तो उसको फ़र्क कितना आता है? 32 मार्क्स का। कि 51% मार्क्स लाने पे वो पासिंग परसेंटेज से ऊपर रहता है, तो यानी पासिंग परसेंटेज यहाँ क्या होगी? ये हो जाएगी आपकी 64, यहाँ आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम पासिंग परसेंट के इक्विवेलेंट रख लेते हैं, यानी पासिंग परसेंट यानी कितना हो जाएगा? 32 प्लस 39%, और यहाँ से पासिंग का क्या होगा? 51% माइनस 64। अब ये दोनों वैल्यू p परसेंट के इक्वल है, यानी ये इन दोनों को इक्वेट कर दें बराबर, तो 32 प्लस 39% इक्वल टू 51% माइनस 64। तो इन दोनों वैल्यूज़ को एक तरफ ले लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से आएगी आपकी 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 96। 12% की वैल्यू अगर 96 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? हो जाएगी 800। अब इस क्वेश्चन में टोटल मार्क्स पूछा जाता तो आंसर आता आपका 800, लेकिन पासिंग मार्क्स पूछे गए हैं, यानी 39%। इन दोनों में से कोई भी किसी भी इक्वेशन में रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या करेंगे? पासिंग परसेंटेज लिख लेते हैं, यानी कितना? 800 का 50% कितना? 400 और 1% 8, यानी अगर वो इतने नंबर लाता तो वो पास हो जाता। 400 में से 56 जाएंगे तो कितना बचेगा? 344, यानी 344 अगर वो नंबर लाता तो वो पास हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या गया है? पासिंग परसेंटेज। तो इसको 800 के बेस पे रख के निकाल लेंगे, तो यानी 0 से 0 कट गया, 8 से कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। 24 बचा, 24 कितना? 3, यानी 43% अगर वो लाता तो वो पास हो जाता। तो पासिंग परसेंटेज कितनी है? A 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स देन ही फेल्ड बाई 50 मार्क्स। चलिए, पासिंग माइनस 40% इज इक्वल टू 50, यानी पासिंग परसेंट कितने हो गए? 40% प्लस 50। बट व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स देन ही फेल्ड विथ 30 मार्क्स। यहाँ भी फेल ही होता है कि जब 30% लाता है, वो 50% लाता है, तो कितने से फेल हो जाता है? 30% से, यानी यहाँ पे p परसेंट की वैल्यू क्या आएगी? 50% प्लस 30। वही पुराने क्वेश्चन की तरह दोनों को इक्वल रख लेते हैं। 40% प्लस 50 इक्वल टू 50% प्लस 30, तो 10% इक्वल टू 20, तो 100% की वैल्यू, यानी टोटल नंबर कितने आ गए? 200। अगर हमें पासिंग परसेंट निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू रख लेते हैं। तो 200 का कितना? 200 का 40% कितना होता है आपका? 80 और 50, तो 80 और 50 टोटल कितने हो गए आपके? 130। 130 नंबर लाता तो वो पास हो जाता। तो पासिंग परसेंट पूछा है तो 130/200 कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगी आपकी 65। काट के 65%, यानी 65% कहाँ है? ये रहा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़िए, तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि पेपर आपके काफ़ी नज़दीक है। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।